इसमें सभी क्लास के लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग पहले का मैंने पढ़ा दिया था, कॉमन सबका था। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया था, बट कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो इसको मैं जस्ट रिपीट करता हूँ एक बार, रिवाइज करके फिर आगे मैं बढ़ूँगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, वो आणविकता कहलाती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि एक रेट इक्वेशन लिखा गया है, उस रेट इक्वेशन में जो अभिकारकों के सांद्रण के घातांकों का योग है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। समेशन ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए रेट इक्वेशन, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक इक्वेशन लिया कि ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा हुआ है, और यहां पर उसके द्वारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और इसी का रेट मतलब अभिक्रिया की दर, के रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया दर स्थिरांक, के ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू और सी टू द पावर आर। इसका मतलब ये हुआ कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर पी है, बी के सापेक्ष क्यू है और सी के सापेक्ष आर है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर होगा। मतलब जो अभिकारकों के सांद्रण, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं, उसके घातांकों का योग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलरिटी लिखा हुआ है। अब दो चीजें हैं, क्या मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होंगे? तो दोनों चीजें हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर बराबर लिखा है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट था, दोनों के बीच के डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, या जिसको हम आणविकता बोलते हैं, सदैव पूर्णांक संख्या में होगी, होल नंबर में। सदैव पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4, ये हो सकता है। और अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर, मतलब पूर्णांक तो हो सकता है, जीरो भी होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शनल होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे जीरो है, 1 है, 2 है, -1 -2 1/2 1/3, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम आणविकता की बात करेंगे तो वो आणविकता हमेशा पूर्णांक संख्या ही होगी। थर्ड पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब हम बात करते हैं एक सामान्य अभिक्रिया, ए एक रिएक्टेंट है, उससे बन गया प्रोडक्ट। अब ये प्रायोगिक मान है, रेट जो भी लिखते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो रेट मान लिया जाए कि रेट बराबर के ए टू द पावर 0, पावर जो लिखा गया वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि है। तो 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मान लिया जाए कि के टू द पावर ए लिखा है, ए के पावर में कुछ भी नहीं थी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ये -1 लिखा है तो -1 ऑर्डर हो जाएगा, या -2 लिखा है तो -2 ऑर्डर हो जाएगा। जो भी माइनस लिखा जाएगा यहाँ पर, ये -2 लिखा है तो -2 हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने आप देख के हम किसी को नहीं लिख सकते। अब बात आती है कि कैसे हम जानेंगे रेट किस इक्वेशन से हम लेते हैं। तो ए से बी एक हमने अभिक्रिया लिख दिया, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। अब इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, ए से बी, क्रियाविधि का मतलब है कि ए से बी कैसे बना। तो ये डिफरेंट स्टेप में मान लीजिए बन रहा है। पहला मान लेते ए से सी बना, फिर सी से डी बना और डी से बी बना। 3 स्टेप में बना। पहला फास्ट है, दूसरा स्लो स्टेप है, तीसरा फास्ट स्टेप है। अब आपको ये समझना है कि अभिक्रिया के दर का निर्धारण हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से होता है। जो मंद गति वाली अभिक्रिया है, सदैव उसी के द्वारा अभिक्रिया के दर का निर्धारण होता है। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, आरडीएस लिखते हैं। तो हम जो रेट निकालेंगे वो इस स्टेप के द्वारा निकालेंगे, क्योंकि स्लो यही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट इक्वेशन होता है कैसे निकालते हैं उसकी बात।
तो सामान्यतः हमने मान लिया कि ए से एक प्रोडक्ट बनता है। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट बराबर के ए टू द पावर जीरो। यहां पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये स्मॉल के लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको। अब उसकी डिफिनेशन की बात करें हम कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या, किसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है। तो यदि हम सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण और अभिक्रिया की दर में के बीच में एक ग्राफ खींचे तो ये देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन प्राप्त होती पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक का सांद्रण कुछ भी कर दें लेकिन अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है। मीन्स रेट of reaction is independent with initial concentration of the reactant। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर अभिक्रिया की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये होता है डिफिनेशन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अब कैसे हम रेट को निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लिया गया कि एक अभिकारक ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ, टी बराबर जीरो, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है, और ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, स्मॉल ए है, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना क्योंकि शुरू में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब आफ्टर टी टाइम मीन्स अब कुछ समय के पश्चात एक्स भाग विघटित होता है, तो एक्स विघटित होगा तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स बचेगा। अब रेट क्या है, रेट मतलब अभिक्रिया की दर की बात मैंने किया कि अभिक्रिया की दर क्या है, इसको हम dx बाई dt से लिखते हैं बराबर k इंटू ए टू दी पावर जीरो। आपको बता दिया गया कि जीरो पावर का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अब किसी भी चीज का यदि पावर हम जीरो करते हैं तो वो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, k होगा। तो हमने लिख दिया dx बाई dt बराबर k। k क्या है, रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक, दर स्थिरांक या इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। एक बार फिर से समझाइए ना। किस चीज को समझाना फिर से, यही इसी वाले को। चलो फिर से सुन लो। ये बोला गया कि एक अभिकारक ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई मतलब टी का मान जीरो है, ये टी जो है वो जीरो है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ, और अभिकारक का सांद्रण क्या है, ए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए, तो प्रोडक्ट का जीरो होगा। कुछ समय पश्चात मतलब समय बीत गया, टी समय हमने मान लिया, एक्स भाग विघटित होता, डिकम्पोज हुआ, तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स, एक्स तो बन गया प्रोडक्ट। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए अभिक्रिया की दर बराबर dx बाई dt लिखते हैं इसको, और ये बराबर होगा k ए टू दी पावर जीरो। किसी का भी पावर जीरो होता है उसका मतलब वो 1 है, इसका मतलब dx बाई dt बराबर k, ये लिखा है dx बाई dt बराबर k। k क्या है, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, और dx बाई dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तो हमारा इक्वेशन dx बाई dt इज इक्वल टू के, ये वाला इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dx बराबर के dt, dx बराबर के dt। ये तो क्लियर हो रहा होगा सबको। हमारा इक्वेशन जो फाइनली आया सॉल्व करने के बाद dx बराबर के dt। अब इस समीकरण को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर समाकलन dx का होगा, k कांस्टेंट है, और dt का होगा। तो dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा, dt करेंगे t आएगा, k कांस्टेंट है, c जो यहाँ पे है c समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। तो हमारा इक्वेशन हो गया x बराबर के टी प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन
कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकलेगा? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, t बराबर 0 था, तो प्रोडक्ट नहीं बना था, x बराबर 0 था, तो t बराबर 0 और x बराबर 0 ऊपर रख दें, x बराबर 0 रखेंगे और k बराबर 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया, और 0 इंटू k ये भी 0 हो गया। c की वैल्यू क्या होगी? 0। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने रख दिया, ये 0 रखा x का मान, k इंटू टी का मान 0, तो c बराबर 0। अब इस c का मान यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो गया। तो इक्वेशन हमारा क्या आया? x बराबर के टी, ये लिखिए, ये नीचे आ गया x बराबर के टी, और k बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन टी। यही इक्वेशन 0 ऑर्डर का होगा, इसी को डिराइव करना था। जहां पे k क्या है? रेट कांस्टेंट है, x क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, उत्पाद जो बना, और t समय है। अब हम बात करते हैं कि सरल रेखा का समीकरण आपको पहले यूनिट में बताया गया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y और x के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसमें जो c वैल्यू होती है वो 0 से लेकर जहां y एक्सिस को कट करता है, ये c का। अब हमने x लिया, x जगह t लिया, ये, और c की जगह 0 है। इसका मतलब 0 होने का मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन, वो कहां से पास होगा? 0 से पास होगा। तो जब हम x और t के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये लाइन 0 से पास होती है। ये केवल और केवल 0 ऑर्डर रिएक्शन में हो सकता है। यदि ऐसा होता है, इसका मतलब ये होगा कि यह 0 ऑर्डर रिएक्शन है। जब x और t के मध्य ग्राफ खींचा जाए और एक सरल रेखा प्राप्त हो जो मूल बिंदु से होकर गुजरे, जो 0 पॉइंट से गुजरे, ओरिजिनल पॉइंट से, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा। डाउट किसी को हो किसी भी पॉइंट पर, आप हमसे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया तो मैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करूंगा। सर, हाँ, आगे बढ़े। यस हाफ सर। लाइफ पीरियड, यस सर। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या, पहले तो ये जानिए। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है, कोई भी अभिकारक जितने समय में आधा हो जाए, मतलब 10 ग्राम है तो 5 ग्राम जितने समय में हो गया, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। सीधी सी बात। 100 ग्राम है तो 50 ग्राम जितने समय में हो जाए, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। हाफ लाइफ पीरियड क्लियर हुआ? जैसे हमने लिखा कि यहाँ पर A मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रण है, और A/2 हो जाए, उसका आधा हो जाए जितने समय में, वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने A लिखा और A/2 लिखा, जितने समय में हुआ, वो टी हाफ जो हो गया, वो हाफ लाइफ पीरियड है। अब हम 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, तो हमने लिया एजम्पशन कि t बराबर टी हाफ और x बराबर A/2। x A/2 क्यों लिए? क्योंकि आधा लेना है हमको। अब अभिकारक के सांद्रण का आधा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था वो A था, 1/2 मतलब आधा हो गया। अब इन दोनों का मान, ये और ये दोनों चीजें हमको किसमें रखना है? जो इक्वेशन हमारा था कि x बराबर के टी, इस इक्वेशन में वैल्यू रखना है। x की जगह पे A/2, देखिए x की जगह A/2, k इंटू टी की जगह पे टी हाफ, तो टी हाफ बराबर क्या होगा? A/2k। इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। क्या मतलब इसका? कि जैसे जैसे हम अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे, अर्ध आयु की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये इसका मतलब। अब यदि हम टी हाफ और ए के बीच ग्राफ खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन पास होगा, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट था नहीं, तो 0 से पास होगा। ये केवल और केवल 0 ऑर्डर के लिए हो सकता है। क्या मतलब? कि अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अर्धायु की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण हमने लिया कि 10 ग्राम कोई पदार्थ है और 0 ऑर्डर को फॉलो करता है और उसका अर्धायु 100 दिन है, तो हमने 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम ले लिया, 10 गुना बढ़ गया। इसका मतलब अर्धायु काल भी 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1000 दिन हो जाएगा। ये केवल और केवल 0 ऑर्डर रिएक्शन।
होता है। क्लियर है बात? शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारक का सांद्रण जैसे जैसे बढ़ाएंगे अर्धायु काल बढ़ता जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लें। पहला एग्जाम्पल है अमोनिया का विघटन टंगस्टन की उपस्थिति में N2+3s2। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है उदाहरण। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2+half। HI का डिकम्पोजिशन ये भी जीरो ऑर्डर है। प्लेटिनम इसमें कैटलिस्ट होता है H2+I2। देखिए यदि हम रेट लिखें तो क्या होगा? रेट बराबर K NH3⁻0। यहां पे लिखे हम रेट K N2⁻0, रेट K HI3⁻0। ये इसकी मीनिंग है। पावर जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम आएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहां पर जैसे हम मान लें ए एक रिएक्टेंट है, ए से बन गया प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया, उत्पाद बन गया। अब यहां पर यदि टी की वैल्यू जीरो है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये ए होगा, ये जीरो होगा। टी बराबर टी मतलब टी समय पश्चात यदि एक्स भाग विघटित होता है तो बचेगा ए माइनस एक्स और उत्पाद जो बनेगा एक्स बनेगा। अब इसी के द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर dx अपॉन dt के ए के पावर में 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? ए माइनस एक्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर लें कि x को x की तरफ लिखें और t को एक तरफ लिखें, तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग एबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो ये इक्वेशन होगा dx अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के dt। ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब इस इक्वेशन का समाकलन करना है ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन। ऊपर के समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन के लिए लिखेंगे dx अपॉन ए माइनस एक्स के dt। ए माइनस एक्स का समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले सपोज ए माइनस एक्स बराबर पी, इसको हम बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ए माइनस एक्स बाय पी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन करने पर। ऑन डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर क्या होगा? ए कांस्टेंट है, जीरो होगा और एक्स का होगा
dx और p का होगा dp। क्या हम लिख सकते हैं कि dx बराबर माइनस dp। ये दो चीजें हमको मिल गई कि dx की जगह पे माइनस dp और a माइनस x जगह पे हम p लिख दें। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, माइनस dp, dx की जगह पे हो गया माइनस dp अपान p, ये तो रहेगा ही। ठीक ठीक, इसको समझ में इतना आ गया तो हम आगे बढ़ जाए। किसी को डाउट हो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, एक बार और। देखिए ये वाला इक्वेशन तो समझ में आ रहा है, dx अपान a माइनस एक्स बराबर k dt। यहाँ पर a माइनस एक्स को हमने p मान लिया है, तो a माइनस एक्स को हमने p, देखिए यहाँ नीचे p लिखा हुआ है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, a कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस dx होगा, और p का डिफ्रेंसिएशन होता है dp। तो dx बराबर माइनस dp। अब जहाँ पे dx लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस dp, ये देखिए माइनस dp, और a माइनस एक्स जहाँ लिख दिया p, और k dt तो वैसे ही रहेगा, ये ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dx अपान x, इसको क्या लिखते हैं, कोई बता दे इंटीग्रेशन में dx अपान x क्या होता है, एनीवन, कोई भी बता सकता है, सोच के बताइए, क्योंकि पढ़ाया गया है इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पढ़ाया गया है। एनीवन, कोई भी बता सकता है, नहीं याद है, log x सर। एल एन, वेरी गुड, एल एन एक्स। एल एन का मतलब क्या होता है, बेस ई, लॉग एक्स बेस ई, ये वैल्यू होती है। तो वैसे ही यहाँ पर अब माइनस डी पी बाई पी है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एल एन पी बराबर के डी टी का होगा टी, और सी हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, स्मॉल के लिखेंगे। अब p के जगह पे हमने क्या माना था, a माइनस एक्स, फिर से हम लिख दें, तो माइनस एल एन, p के जगह हमने लिख दिया a माइनस एक्स, के टी प्लस सी। c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस c का मान हमको निकालना होगा। अब c का मान निकालने के लिए, जैसे पहले हमने माना था कि जब t बराबर 0 होगा तो x का मान 0 होगा, इन दोनों का मान वाले समीकरण में हम रख दें, मान x के जगह पे 0 हो गया बराबर के टी गया प्लस सी, तो माइनस अब इस c का मान हम ऊपर वाले में दें, तो माइनस एक्स के टी माइनस एल एन रख दिया। अब पक्षांतरण कर दें, हम इक्वेट करें तो माइनस एल एन इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एल एन ए हो गया, माइनस का इधर प्लस हो गया, फिर माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी। हम इसको लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी। कैसे, क्योंकि आपको बताया गया था कि लॉग एम अपान एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, वही चीज यहां पर है, यस लॉग। सर। अब ln को हम लॉग में चेंज करते हैं बेस 10 में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ln x का मतलब हमने बताया था log x बेस e, लेकिन बेस 10 में करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा। तो अब इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें हम, अब ये log हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स बराबर के टी। लॉग का मतलब बेस 10 होता है, याद रखिए, एल एन का मतलब बेस ई होता है, लॉग का मतलब बेस 10। अब हम लिख सकते हैं k बराबर, ये t जो लिखा नीचे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का समीकरण, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब इस समीकरण से हम दो ग्राफ खींचेंगे,
पहला होगा log a अपान a माइनस एक्स वर्सेस t। कोई बता सकता है कैसा ग्राफ आएगा? यदि आप सोच सकते हैं, समझ में कुछ आ रहा है तो आप बता सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है? किसी ने हाथ उठाया, किसी कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है। सुयश देवांगन, पूछना है कुछ? आपने हाथ उठाया, पूछना तो पूछ सकते हैं सुयश, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, log a अपान a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच ग्राफ खींचना। कोई भी एक बता सकता है कि कैसा ग्राफ होगा। हमेशा दिमाग में आपके सरल रेखा का समीकरण होना चाहिए। यदि सरल रेखा का समीकरण आपको पता है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरल रेखा का समीकरण हमने बता दिया है कि y बराबर प्लस सी होता है, और जब ग्राफ हम खींचते हैं y और x के बीच तो ग्राफ इस तरह से आता है, जिसमें ये जो वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू है वो c होता है। तो अब क्या करना है कि जो इक्वेशन हमारा ऊपर का है जिसके द्वारा हम ग्राफ खींच रहे हैं, उसको भी हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें। तो y क्या होगा यहाँ पे? log a अपान a माइनस एक्स। तो यदि सपोज करो कि हम इस समीकरण को लिखना चाहें उसी फॉर्म में, तो log a अपान a माइनस एक्स ये वैल्यू हो गया। इसको हम यहीं पर रख लेते हैं, यहां पर इतना। ये क्या बचेगा? 2.303 अपान टी। यदि टी को ले जाएंगे यहां ऊपर होगा kt होगा डिवाइड बाय 2.303। तो यहां पे हम लिख सकते हैं k अपान 2.303 इंटू टी। अब ये ऊपर वाला इक्वेशन था, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं, मतलब ये y है, ये m x प्लस सी की जगह क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। 0 होने का मतलब ये होगा इंटरसेप्ट नहीं है, और इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन हमेशा 0 से पास करेगा। तो हमारा इक्वेशन, जो इक्वेशन था ये, और स्लोप देखिए, स्लोप m है, और यहाँ पे क्या स्लोप हो जाएगा? ये वैल्यू होगा, तो बराबर a अपान 2.303। ये इंटरसेप्ट 0। ये समझ में आ गया सबको? तो हम आगे बढ़े, क्योंकि ये समझना जरूरी है। यदि हम log a अपान a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचें और एक सरल रेखा प्राप्त हो जो मूल बिंदु से होकर गुजरे, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी जिसका स्लोप होता है k अपान 2.303। यदि स्लोप की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा जाए चलो k की वैल्यू बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा? k बराबर स्लोप गुणे 2.303। ये तुरंत निकाल सकते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि स्लोप दिया हो और आपसे पूछ दो कि भाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो सीधे इस तरह से निकलेगा। दूसरा ग्राफ खींचने को आ सकता है t है और यहां पे log a माइनस एक्स है, इस ग्राफ के बारे में। तो अब फिर से हमको y बराबर log a माइनस एक्स मानना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे y बराबर log a अपान a माइनस एक्स है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें। हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस log a माइनस, जैसे log m अपान n होता है log m माइनस log n, तो log a अपान a माइनस एक्स बराबर log a माइनस log a माइनस एक्स, और ये अपान 2.303 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करिए, हमको y मानना है log a माइनस एक्स, तो log a माइनस एक्स। अब ये माइनस लिखा है, माइनस log a माइनस एक्स, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस k अपान 2.303 t प्लस log a। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए, देखने के बाद बात करिए, फिर मैं बताऊंगा। यस सर। उसी को हमने इक्वेट करके लिखा है,
अब हम यहाँ पे सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y ये माइनस से, देखिए माइनस है तो माइनस mx प्लस सी। और जब सरल रेखा समीकरण में स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है तो लाइन नीचे की तरफ होता है, ये ऐसा होता है जब नेगेटिव। अब यहां पर भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। और स्लोप क्या होगा, स्लोप है माइनस एम। यहां पे क्या है स्लोप, माइनस के अपॉन 2.33, तो आप लिखेंगे माइनस के अपॉन 2.303। और इंटरसेप्ट जीरो नहीं है इसका, इंटरसेप्ट क्या है लॉग ए। ये इंटर सी जो होता है लॉग ए होता है, मतलब यहां से यहां तक ये जो वैल्यू यहां से लेके ये वैल्यू, ये लॉग कहलाएगी, ये लॉग ए है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जब हम log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचें और स्लोप नेगेटिव प्राप्त हो और स्लोप की वैल्यू माइनस के अपॉन 2.303 हो और इंटरसेप्ट log a हो, इसका मतलब 100% वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इस इक्वेशन का हाफ लाइफ पीरियड, प्रथम कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पहले ही मैंने बोला। अर्धायुकाल की डिफिनेशन क्या, कोई बता दे, मैं कई बार बता चुका हूं, बोल चुका हूं, कोई बताए क्या हो सकता है हाफ लाइफ पीरियड, क्या होता है कोई बताए। किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जितना समय लगता है वह उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जितने समय में आधा हो जाए वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो क्या करेंगे हम, जहां पे टी लिखा गया है उसको हम टी हाफ बोलेंगे और x के जगह पे हम लिखेंगे a/2। ये दो चीजें हैं। हमारा जो समीकरण प्रथम कोटि का है वो है k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन था। अब इसमें t के जगह पे t हाफ लिखना है, मतलब k बराबर 2.303 अपॉन t के जगह पे हो गया t हाफ log a अपॉन a माइनस एक्स के जगह पर a/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2.303 अपॉन टी हाफ, इसको क्या लिखेंगे देखिए a अपॉन a माइनस a/2 है, इसका मतलब ये होगा a अपॉन a/2। भाई एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा, a में से a/2 घटाएंगे a/2 बचेगा। अब ये बराबर हो गया 2.303 टी हाफ, ए कैंसिल हो गया, log 2 बच गया। 2.303 अपॉन टी हाफ, log 2 की वैल्यू कोई बता दे कितना होता है, log 2 की वैल्यू बताइए। 3010 0.3 ये। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब हम इसको लिख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन की। अब देखिए, यदि हम आपसे पूछें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ और ए के बीच, मतलब अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के बीच क्या संबंध है, क्या उत्तर देंगे। कहीं पर ए टर्म आपको दिख रहा है, इसमें कहीं ए दिख रहा है नहीं, इसका मतलब है कि इस पर डिपेंड करता ही नहीं है, a टू दी पावर 0 हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या हमने बताया था कि अभिकारक का सांद्रण और अभिक्रिया की दर आपस में समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या है, वो निर्भर ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करेगा। मीन्स हाफ लाइफ पीरियड
for first order reaction is independent with initial concentration of the reactant. प्रथम कोट अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये आप जरूर लिखेंगे इस चीज को। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period is independent with initial concentration of reactant. हिंदी में यदि बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जैसे यदि 10 ग्राम कोई सब्सटेंस है और हाफ लाइफ मान लीजिए उसका 100 दिन है, 100 डेज है, हम आपसे पूछें कि 100 ग्राम का हाफ लाइफ क्या होगा, कोई बताए? 1000। बेटा क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या बताइए ऊपर क्या हमने लिखा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब 10 ग्राम का 100 दिन है, हम 100 ग्राम कर दें, 1000 ग्राम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 का 100 दिन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब इस चीज को समझिए आप कि यदि शून्य कोट की अभिक्रिया है तब हम अमाउंट को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रण के हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में ये होगा कि हम अभिकारक का सांद्रण कुछ भी कर दें, 10 ग्राम का 10 टन कर दें, लेकिन अर्धायुकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको समझना है इस चीज को कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम यदि 1000 ग्राम कर देते हैं तो भी वो 100 का 100 दिन ही रहेगा, इसका भी 100 दिन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ओके सर। एक नोट आपको ये लिखना है कि रेडियो डिसइंटीग्रेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये पूछा जाता है 1 नंबर में। रेडियो डिसइंटीग्रेशन is a first order kinetics. सक्रियता प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये याद रहे, 1 नंबर में पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव, मैं भूल गया हूं, रेडियो सक्रियता प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये तो आपका पूरा का पूरा हमने रेट का डिटर्मिनेशन, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दिया। अब इसके एग्जाम्पल की बात आती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस
ऑफ सुक्रोज, शर्करा का जल अपघटन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर या शर्करा का प्रतिलोमन। शर्करा का प्रतिलोमन होता क्या है? अब हम आपसे सुक्रोज का फार्मूला पूछें, क्या होता है कोई बताए? शर्करा का फार्मूला बताइए। C6H12O6। गलत है, शर्करा पूछ रहा हूं, शर्करा, सुक्रोज। C11H1222O11। C12H22O11 ये होता है सुक्रोज। यस सर। H2O हाइड्रोलिसिस होगा, क्या क्या बनता है इसके जलपटन द्वारा, क्या बनता है? ये सुक्रोज का फार्मूला है, कोई बताए क्या बनता है? अरे भाई बताएंगे। फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम पूछें आपसे कि दोनों का फार्मूला तो सेम है, अंतर क्या होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में? लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है, और ये होता है लीवोरोटेटरी माइनस। सुक्रोज का डेक्स्ट्रो होता है। हम इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर या शर्करा का प्रतिलोमन क्यों कहते हैं? बात यहां पे है कि जो सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो डी प्लस डेक्स्ट्रो है, और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज का लियो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो लियो का ज्यादा होता है। तो जब हम जोड़ेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? मान लीजिए इसका 5 है, इसका 10 है, तो -10 होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस वैल्यू ज्यादा होगी। तो डेक्स्ट्रो और लियो में न्यूमेरिकल वैल्यू लियो की ज्यादा होती है, तो जोड़ते हैं तो वो जो रोटेशन होता है वो निगेटिव हो जाता है। एक शर्करा का, एक कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण दूसरे में हो जाता है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाना इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है या शर्करा का प्रतिलोमन कहलाता है। और ग्लूकोज और सुक्रोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर बोलते हैं। और इसका रेट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के शर्करा हो गया C12H22O11। पावर नहीं जाएगी, देखिए यहाँ पर वाटर नहीं लिया गया है, ये एक्सेस अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में है, इस पर अपक्रिया की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बट इसमें मॉलिक्यूलरिटी दो होगी, एक सुक्रोज का एक वाटर का। यदि हम मॉलिक्यूलरिटी लिखें, आणविकता 2 है, लेकिन ऑर्डर अभिक्रिया की कोटि 1 है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया या आभासी एक अणुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जहां पर आणविकता एक से अधिक हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक हो, उसको हम आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इन जनरल हम मान लें कि A प्लस B दो रिएक्टेंट हैं, इससे प्रोडक्ट बनता है, और इन दोनों में मान लिया जाए कि A का सांद्रण बहुत अधिक है, एक्सेस है, तो जिसका सांद्रण अधिक मात्रा में होगा उस पर अपक्रिया की दर निर्भर नहीं करेगी। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा?
रेट बराबर के, केवल हम बी लिखेंगे। और यदि हम बी का सांद्रण ज्यादा मान लें तो रेट बराबर के ए। दोनों स्थितियों में देख रहे हैं बी के पावर में भी 1 है और ए के पावर में। प्रथम कोट की क्रिया है, चाहे हम ए को अधिक मात्रा में मान लें चाहे बी को माने, लेकिन आणविकता की हम जब बात करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ये? डाउट हो, आपके मन में कुछ भी विचार आता, कुछ भी कहीं पर आपको डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार बैठा हूँ। सर ये देखिए वो समझ नहीं आ रहा है। हमने कहा कि 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी। हाँ, फर्स्ट वाला मतलब हाँ सर, नहीं, ये जो लिखे नीचे सूडो समझा रहे हैं, हाँ सूडो सर, फर्स्ट हाँ। ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, यस सर। हमने कहा कि 2 रिएक्टेंट है ए प्लस बी है और प्रोडक्ट बन गया। यदि हम दोनों के सांद्रण की बात करें, दोनों का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, तो जब दोनों का परिवर्तित होगा तब हम रेट लिखेंगे के, ए और बी लिखेंगे। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि ए के पावर 1 है, बी के पावर 1 है, तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा। और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, ए और बी 2 मॉलिक्यूल है, 2। इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। यदि दोनों अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है तो दोनों अभिक्रिया के दर में लिखे जाएंगे, लेकिन हमने कहा एक कंडीशन हमने मान लिया कि ए का सांद्रण बहुत ज्यादा है। मतलब ये समझ लीजिए कि ए और बी में बी है 0.1 है और ए को हम मान ले 1, तो 0.1 है और 1 दोनों में अंतर लग रहा है, 10 गुना का अंतर है। तो जो ज्यादा होता है अभिक्रिया तो 0.1 के हिसाब से 0.1 ही होगा ना, 1 से तो नहीं, कुछ बच जाएगा, एक की मात्रा बहुत बच जाएगी। जो ज्यादा होगा अभिक्रिया उससे बहुत थोड़ी सी रिएक्ट करेगी, तो वो हम नगण्य मान लेते हैं। यदि बहुत ज्यादा अंतर तो नगण्य मान लेंगे, मतलब उसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जिसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता उसको अभिक्रिया की दर में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम पहले वाले में ए को नहीं लिखे। बात समझ में आ गई? Yes, दूसरे sir. वाले में हमने बी को मान लिया ज्यादा, तो हमने बी को नहीं लिखा। तो दोनों दशाओं में बी के पावर में 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, ए के पावर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सिर्फ अंतर यह है कि इसमें ए अधिक मात्रा में है, दूसरे वाले में बी को मैंने मान लिया। तो आणविकता तो 2 होगी, ए और बी 2 मॉलिक्यूल, आणविकता 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एक अणुक अभिक्रिया या आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण और है एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन। सी, इसको हम इन जनरल लें तो R COOR डैश H2, H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट क्या बना? RCOH प्लस HOR डैश, मतलब एक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, ROH का मतलब अल्कोहल और ये RCOH एसिड बन गया। किसमें? अम्लीय जल अपघटन, इसको बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन। किसका? एस्टर का। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें वाटर की मात्रा जो होती है वो एक्सेस होती है, अधिक मात्रा है। तो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के और RCOO डैश ए लिखेंगे।
तो आणविकता क्या होगी इस रिएक्शन का बता दो। आणविकता कोई बताए क्या होगा, कितनी मॉलिक्यूलरिटी होगी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी भाई? 2 मॉलिक्यूल भाग दे रहे हैं, एस्टर और वाटर, तो आणविकता 2 होगी। आणविकता 2, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 2 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। वेरी गुड, ऑर्डर 1 होगा। ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, अभी बताया गया था, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसी को हम यदि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिखें, क्षारी जल अपघटन, क्षारी जल अपघटन। RCOOR क्षारी मतलब NaOH हमने ले लिया यहाँ पे, RCONA प्लस HR, ये सोडियम का साल्ट बन गया, ये अल्कोहल बन गया। क्योंकि यहाँ पर NaOH है और एक्सेस नहीं है तो रेट क्या हो जाएगा, मतलब दोनों पर डिपेंड करेगा, एस्टर और अल्कली। ये अल्कली है और ये एस्टर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आप बता दीजिए। ऑर्डर 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। अब इस अभिक्रिया को हम आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं कहेंगे, याद रखिए, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2-2 है। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता तब हम स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्षारी जल अपघटन, क्षारी माध्यम में जल अपघटन, अभिक्रिया की आणविकता 2 और अभिक्रिया की कोट भी 2 होगी। इस चीज को याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है कि एस्टर का अम्लीय जल अपघटन और एस्टर का क्षारी जल अपघटन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं, याद रखेंगे। क्षारी जल अपघटन मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो आज का बस इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी कुछ पूछना है, बात करनी है तो आप से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि इस समय नहीं, बाद में पढ़ते वक्त आपको कुछ लगता है कि कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप हमसे बिल्कुल बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो भी मैं बताऊंगा। और आप पढ़ते वक्त केवल फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, आप हमसे कुछ भी पूछेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो मैं बताने की स्थिति में रहूंगा, अब आपको बताएंगे। कहीं भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चैप्टर ऐसा, कोई ऐसा कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया है, तो आप बोलेंगे तो उसको भी मैं समझा दूंगा। ओके सर। अभी भी किसी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बात करेगा। ओके, ठीक भाई, आज के लिए बंद करें फिर। ओके, यदि आप लोग सभी लोग अनम्यूट करें वीडियो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, यदि करेंगे तो। हाँ हाँ बोलो। स्क्रीनशॉट के लिए तैयार यदि आप लोग हैं, अनम्यूट करें वीडियो तो स्क्रीनशॉट लें, अदरवाइज नहीं। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, 2:30 बजे का समय दिया गया है। अनम्यूट बोले, अब देख लो, जैसा बोलने कर लो, जैसा बोलते।
ठीक, चलिए ठीक है सभी का।